अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हम समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल करने की कोशिश नहीं कर सकते जिसने उन्हें बनाया है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ का भविष्य, उस पर यह बात काफी हद तक लागू होती है। हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लेख आया था इसी पर, और उसी के आधार पर आज हम ये गहन चर्चा कर रहे हैं। ये विषय वैसे यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जरूर, क्योंकि हाल में खासकर जैसे अमेरिका ने एक तरफा टैरिफ बढ़ा दिए, उससे डब्ल्यूटीओ की जो भूमिका है, उसकी जो प्रभावशीलता है, उस पर दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं। तो एक चिंता सी बन गई है कि क्या ये जो पूरी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली है, जो इतने सालों से चल रही है, वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही? हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि डब्ल्यूटीओ की भूमिका क्या है, क्या चुनौतियां हैं इसके सामने, क्या सुधार होने चाहिए। और हाँ, इस सब में भारत क्या कर सकता है, भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डब्ल्यूटीओ आखिर है क्या चीज, इसका काम क्या है? देखिए, डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन, ये 1995 में बना था, माराकश समझौते के तहत। अच्छा। असल में ये गैट का उत्तराधिकारी है। गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। हाँ बिल्कुल, जो 1948 में बना था। तो डब्ल्यूटीओ उसको रिप्लेस करके आया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और सदस्य सदस्य करीब 166 हैं। 166? मतलब दुनिया का लगभग सारा व्यापार इसके दायरे में आ जाता होगा। हाँ, करीब 98%। और भारत तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जनवरी 1995 से ही। अच्छा, और इसके कुछ खास समझौते भी हैं शायद? TRIMS, TRIPS, कृषि समझौता। हाँ, ये मुख्य समझौते हैं। TRIMS यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, TRIPs यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़ा हुआ, और AOA यानी कृषि पर समझौता। ये सब इसके नियम कायदे पे करते हैं। तो इसका मेन काम क्या हुआ? नियम बनाना? हाँ, नियम बनाना, बातचीत के लिए एक मंच देना। जैसे 2013 में व्यापार सुविधा समझौता हुआ था। फिर ये व्यापार को उदार बनाने और एक तरह से पूर्वानुमेय बनाने में मदद करता है, MFN सिद्धांत के जरिए। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। जी, मतलब आप एक सदस्य को जो रियायत देंगे, वो अमूमन बाकियों को भी देनी होगी। इससे भेदभाव कम होता है। और ये पारदर्शिता और विकासशील देशों के लिए क्या करता है? देखिए, ये व्यापार नीति समीक्षा, जिसे TPRM कहते हैं, उसके जरिए पारदर्शिता लाता है। देशों को बताना पड़ता है उनकी नीतियां क्या हैं। और हाँ, कम विकसित देशों के लिए ये क्षमता निर्माण, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग और तकनीकी मदद भी देता है, ताकि वो भी ग्लोबल ट्रेड से जुड़ सकें। बिल्कुल। और ये व्यापार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे SDG 14 है, समुद्री जीवन पर, तो मछली पालन सब्सिडी पर बातचीत वगैरह, इनमें संतुलन बनाने की कोशिश भी करता है। और हाँ, संकट के समय ये संरक्षणवाद रोकने वाले रेफरी की तरह भी काम करता है। भूमिका तो वाकई बहुत अहम लगती है, लेकिन फिर भी आजकल इसकी प्रभावशीलता पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? एक दिक्कत तो शायद वो विवाद सुलझाने वाली बॉडी की है। हाँ, वो सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय। 2019 से इसका जो अपीलियन का है, एपेलेट बॉडी, वो काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने नए जजों की नियुक्ति को रोक रखा है। और ये वो बॉडी थी जो व्यापार विवादों पर आखिरी फैसला देती थी। इसके ठप होने से पूरी नियम आधारित व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। और क्या दिक्कत है? एक तो बातचीत में गतिरोध है। 2001 में दोहा डेवलपमेंट राउंड शुरू हुआ था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। कृषि सब्सिडीज जैसे मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों में बहुत गहरे मतभेद हैं। और आजकल वो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTA वगैरह भी तो बहुत हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और रीजनल ब्लॉक्स जैसे UA है, आसियान है, इनका बढ़ना भी WTO के बहुपक्षीय नजरिए को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। लोग छोटे ग्रुप्स में ज्यादा डील कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद के लिए ही खतरा है, कह सकते हैं। साथ ही संरक्षणवाद भी बढ़ रहा है। देश गैट के आर्टिकल 21 का हवाला देकर जो सुरक्षा अपवाद हैं, एक तरफा टैरिफ लगा देते हैं, जैसे अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में देखा हमने। और जो नए मुद्दे आ रहे हैं व्यापार में, जैसे डिजिटल ट्रेड, ई-कॉमर्स, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी बातें, क्या WTO उनके लिए तैयार है? यहां भी वो थोड़ा जूझ रहा है। डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स पर कस्टम ड्यूटी कब तक न लगे, या क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो व्यापारिक बाधाएं लग सकती हैं, इन पर नियम बनाने में काफी सुस्ती है। एक और पेचीदा मसला है विकासशील देशों के लिए जो विशेष और विभेदक व्यवहार यानी SNDT मिलता है, उसकी साफ परिभाषा नहीं है।
तो चीन जैसी जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी इसका फायदा उठाना चाहती हैं, जिस पर विवाद होता है। तो मतलब चुनौतियां तो चौतरफा हैं। ऐसे में डब्ल्यूटीओ को अगर प्रासंगिक बने रहना है तो सुधार क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो वो विवाद निपटाने वाली व्यवस्था, खासकर अपीलीय निकाय, उसे दोबारा खड़ा करना होगा। नियम आधारित सिस्टम के बिना डब्ल्यूटीओ अधूरा है। और विश्वास बहाली। हाँ, वो भी जरूरी है। पारदर्शिता बढ़ाकर, शायद टीपीआरएम को और मजबूत करके। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी, उनके साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा। कोई स्थायी व्यवस्था सुधारों के लिए? शायद वो भी सोचना पड़े, जैसे कोई स्थायी डब्ल्यूटीओ सुधार परिषद बना दी जाए। और सबसे जरूरी, जो नए मुद्दे हैं, डिजिटल ट्रेड, डेटा फ्लो, ग्रीन सब्सिडी, इन पर न्याय संगत मतलब फेयर नियम बनाने होंगे। बिल्कुल। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे सिनारियो में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? भारत देखिए, ग्लोबल साउथ की एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। विकासशील देशों की जो चिंताएं हैं, खासकर खाद्य सुरक्षा को लेकर, सब्सिडी को लेकर, उनको मजबूती से रख सकता है। हाँ, और भारत शायद संरक्षणवाद और उदारीकरण के बीच एक संतुलन बनाने की वकालत कर सकता है ना? बिल्कुल। साथ ही सस्टेनेबल और समावेशी व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे एसडीजी से जोड़ना, मिशन लाइफ जैसा अपना मॉडल दुनिया के सामने रखना, और जो ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म होता है, मतलब पर्यावरण के नाम पर गलत व्यापारिक रोक। हाँ, उसका विरोध करना। और भारत अपनी अर्थव्यवस्था से, जैसे पीएलआई स्कीम्स हैं, यूपीआई जैसा डिजिटल इनोवेशन है, सेवा क्षेत्र है, इनसे एक उदाहरण भी पेश कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो बहुपक्षीय व्यापार तो जरूरी है और डब्ल्यूटीओ भी एक नियम आधारित सिस्टम के तौर पर अहम है, लेकिन इसे बचाने के लिए, इसे प्रासंगिक बनाए रखने के लिए तत्काल और सार्थक सुधारों की जरूरत है, वरना ये अपनी अहमियत खो देगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि डब्ल्यूटीओ एक चौराहे पर है। सुधार नहीं हुए तो भविष्य अनिश्चित है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। ये जो क्षेत्रीय व्यापार समझौते इतने बढ़ रहे हैं, क्या ये बहुपक्षवाद के मूल सिद्धांत के लिए वाकई एक खतरा है, या ये बस बदलते वैश्विक व्यापार का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसे हमें स्वीकार करना होगा? विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।